दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में, जहां पर आज की क्लास में आपके साथ मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ बेसिक प्रावधानों को लेके आपके साथ चर्चा करूंगा। और ये जितने भी बेसिक प्रावधान हैं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके उन सारी चीजों को देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या जो इतने ज्यादा बेसिक हैं कि कम से कम उनके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहां पर आपको पहले सवाल के अंदर ये पता होना चाहिए कि यूजुअली आपका ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी कि ये जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये आपका कब से प्रभावी है। तो उस प्रभाविकता की जो डेट है वो है आपकी 1 सितंबर सन 1872। और यूजुअली लगभग सभी एक्ट और कोड के डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की जानकारी तो आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपसे सवाल अलग अलग रूपों में नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जब हम दूसरे सवाल पर आते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो साक्ष्य अधिनियम है ये कहां पर लागू होता है। क्या ये संपूर्ण भारतवर्ष में अप्लाई होता है या संपूर्ण भारतवर्ष में जे एंड के को छोड़कर होता है या ये विदेशों में भी होता है। तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रिपील किया गया है तब से हमारे जितने भी एक्ट या कोड हैं वो सभी के सभी आपके संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होते हैं। और वहां पर जो एक शब्द लिखा जाता था कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन शब्द को हटा दिया गया है, यानी कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड इंडिया। ठीक है, तो ये चीज को लेके कंफ्यूजन की स्थिति में बिल्कुल भी मत रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये कहां पर अप्लाई नहीं होता है। तो आमतौर पर एयरफोर्स एक्ट के तहत जितने भी आपके न्यायालय का गठन किया गया है उनके अंदर जो भी कार्यवाही होती है वहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। जो भी आपके शपथ पत्र हैं जिनको कि हम एफिडेविट कहते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है। इवन दो जो आपके मीडिएटर्स होते हैं या जो आपके मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति होते हैं या जो भी मध्यस्थता केंद्र के अंदर जो कार्यवाही होती है वहां पर भी ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपका पूर्ण रूप से सही है। यहाँ पे थल सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना अधिनियम 1934 या वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत संयोजित सेना न्यायालय में लागू नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, ये भी सही है। किए गए शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं तो यहां पर अगर विकल्प आपके सामने दिया है ऑल ऑफ दी अबव, तब तो आप सभी के ऊपर टिक करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि आपको चारों ऑप्शन सही लगते हैं, तो वहां पे सबसे पहला विकल्प जो आपको सही लगता है उसके ऊपर आपको टिक करने की जरूरत होती है। उसके बाद आमतौर पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो साक्ष्य विधि है ये कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करती है। क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है, क्या ये प्रोसीजरल लॉ है। तो ये पर्टिकुलरली आपका प्रोसीजरल लॉ है। ये बात अलग है कि लॉ ऑफ स्टॉपेल में आपको कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव लॉ की झलक देखने को मिलती है, आमतौर पे हम लोग उसको उतना कंसीडर्ड नहीं करते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका प्योरली प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि प्रक्रियात्मक विधि है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि कौन सी विधि को साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है, तो आमतौर पे उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्यवाही की जानी है, और इसके लिए एक वर्ड भी आता है लेक्स फोरी, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड। उसके बाद साक्ष्य विधि क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। ना तो ये लेक्स टैलिनिस है, ना तो ये लेक्स सिट्स है, ये है आपका लेक्स फोरी, जिसको कि लॉ ऑफ द लैंड या नेशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग साक्ष्य विधि में शामिल नियम की बात करते हैं तो आमतौर पे इसके जो नियम होते हैं ना ही वो कोई साधारण नियम होते हैं, ना ही वो तार्किक नियम होते हैं, बल्कि वो साक्ष्य के विधिक नियम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है वो बात करता है
कि साक्ष्य विधि में कुल कितनी धाराएं और कितने अध्याय हैं, तो आमतौर पे यहाँ पर आपको 167 सेक्शंस और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो वो चैप्टर्स आपको 11 नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है क्या है, क्या वो दस्तावेजी साक्ष्य होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होगा, क्या वो दोनों होंगे, तो आमतौर पे यहाँ पे हमें एक सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है और आमतौर पे जब हमारे सामने दो विकल्प होते हैं और दो में से ऑप्शन एक ही सही होता है तो इसको हम लोग ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम आमतौर पे वो कौन से साक्ष्य हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, तो वो आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, यानी कि परिस्थितिक जनक साक्ष्य होते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये प्राइमरी एविडेंस, ये सेकेंडरी एविडेंस, ये इवन की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर भी क्लियर है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस को लेके ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अवांछनीय तरीके से प्राप्त साक्ष्य ग्रह है यदि वह अन्यथा सुसंगत है, न्यायालय ने किस केस में कहा है, तो ये केस है आपका पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एमएल वाधवा का। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं टेप रिकॉर्डर का किया गया कथन, तो आमतौर पे इसको भी एक प्रकार के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही शामिल किया गया है। उसके बाद जब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य या उसकी उद्देशिका, तो आमतौर पे ये पर्टिकुलरली बात करता है आपके प्रियम्बल की, और इस प्रियम्बल के अंदर जिक्र किया गया है समीकरण का, इस प्रियम्बल के अंदर जिक्र किया गया है उसके डेफिनेशंस यानी कि परिभाषा का, और उसके अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की क्षमता का भी। इसके बाद अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान कहां कहां पर लागू होते हैं, तो अधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पे लागू होते हैं, किस न्यायालय या उपयुक्त अधिकारी को पेश किए गए शपथ पत्रों पर लागू होते हैं, या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं, तो यहाँ पे जब हम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो वहां पर आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। एफिडेविट के ऊपर तो एप्लीकेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, और इवन जो मीडिएशन सेंटर्स होते हैं वहां पर भी इसके इम्प्लीकेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आमतौर पे यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि नीचे जितने भी विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सुसंगत होगा या जिसको एविडेंस के रूप में लिया जा सकेगा, तो आमतौर पे टेप रिकॉर्डिंग है, डॉग ट्रैकिंग है, या नार्को एनालिसिस टेस्ट है। आमतौर पे इन तीनों के विचारधाराएं, इनके कॉन्सेप्ट, इनके रूप आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दे ऑल आर टेकन एज एविडेंस। उसके बाद एक बार फिर से सवाल वही आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किन किन पर लागू होता है, तो जाहिर सी बात है जो आपके प्रशासनिक अभिकरण की कार्यवाही होती है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है, मध्यस्थम की कार्यवाही के ऊपर भी ये लागू नहीं होता है, और जो आपकी अवमानना होती है उसकी कार्यवाही के ऊपर भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद खोजी कुत्ते के द्वारा जो साक्ष्य खोजा गया है वो किस श्रेणी में आता है, तो आमतौर पर वो आपका एक वैज्ञानिक साक्ष्य है, यानी कि इसको उस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड समटाइम्स आपका ऑल्सो साइंटिफिक एविडेंस। इसके बाद आमतौर पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक निर्णय ये दिया गया है जहां पर खोजी कुत्ते के साक्ष्य में अगर कुछ स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं या उस कुत्ते को जिसके द्वारा ट्रेन किया जाता है, तो आमतौर पे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक गलत व्यक्ति के पकड़े जाने की संभावना भी होती है, और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आमतौर पे ये जो आपका वाद है ये है आपका गाडे लक्ष्मी मंगा राजू बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट का। उसके बाद अगर हम निम्न कथनों की बात करते हैं तो कुत्ते के द्वारा जो खोजा गया साक्ष्य है यद्यपि वह ग्राह्य होता है लेकिन आमतौर पर उसका अधिक वजन नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। खोजी कुत्ते के साक्ष्य को भी संविवेचना और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। साधक के साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऊपर जो तीनों विकल्प आपको दिए गए हैं ये अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य है। इसके बाद अगर हम लोग साक्ष्य विधि की बात करते हैं तो आमतौर पे साक्ष्य विधि का जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का नाम है। कुछ ऐसे तथ्य जिनको साबित किया जा सके, और ये आपका एक प्रोसीजरल लॉ तो है ही।
इसके बाद अगर हम साक्ष्य विधि की बात करते हैं तो ये एक तरफ आपके अधिकारों की बात करता है, तो दूसरी तरफ आपके दायित्वों को गठित करने वाले तथ्यों के अस्तित्व और उनके अनिश्चितत्व का निर्धारण भी इसके द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगर हम साक्ष्य विधि के उद्देश्य की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि कौन से तथ्य साबित करने योग्य हैं, किन तथ्यों को एडमिट करना है, किन को डिनाई करना है, इसके ऊपर विचार और विमर्श करना, न्यायालय में किस प्रक्रिया के माध्यम से तथ्य को साबित किया जाता है, या आमतौर पे हम इसके माध्यम से जो दीर्घ सूत्री जांचें होती हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश अवश्य करते हैं। इसके बाद साक्ष्य विधि आपका वही है, लक्ष्यपूरी है। इसके बाद अगर हम साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव देख सकते हैं तो ये आपका भूतलक्षी होता है या भूतलक्षी नहीं होता है। तो आमतौर पे ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी डालता है और आमतौर पे इसके भूतलक्षी प्रभाव भी आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे विकल्प ए आपके लिए पूर्ण रूप से सही होगा, जो बात करता है कि साक्ष्य अधिनियम का जो प्रभाव होता है वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि भूतलक्षी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साक्ष्य अधिनियम कहां पर लागू नहीं होता है, तो ये शपथ पत्र और जो मध्यस्थ के समक्ष जो कार्यवाही होती है इन दोनों जगहों पे ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस आधार पे विकल्प ए और बी दोनों अपनी जगह पर पूर्ण रूप से सही है। उसके बाद एक स्टेटमेंट आपका और आया था कि जो गवाहन झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये आपके ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था पावी। उसके बाद आमतौर पे पारिस्थितिक जनक साक्ष्य के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जिन परिस्थितियों के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए और परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए। तो ये दोनों ही विकल्प आपके लिए पूर्ण रूप से सही है, इसमें किसी भी तरह के कोई शक की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई तथ्य न साबित कहा जाता है जबकि कोई तथ्य जिस पर विचार कर न्यायालय यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व है ही नहीं, तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट बात करता है प्रिजम्पशन को लेकर। इसको लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम साक्ष्य विधि के प्रकार की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का प्रक्रियात्मक प्रकार भी है और इसका सारवत प्रकार भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपने याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है ताकि वो इस बात को लेकर इंश्योर कर सके कि इस महीने उसने कितने दिन दूध दिया, तो आमतौर पे उस दीवार पर जो भी चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं उनको एक प्रकार से दस्तावेजी साक्ष्य या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में शामिल जरूर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम शपथ पत्र पर दिए गए बयान की बात करते हैं तो आमतौर पे ये साक्ष्य वैसे तो कंसीडर्ड नहीं होता है, लेकिन अगर न्यायालय अनुमति दे दे तो इसको कंसीडर्ड किया भी जा सकता है। आमतौर पे आपने कंप्लेंट यानी कि परिवाद का जिक्र सुना होगा, तो वहां पर भी ज्यादातर आपने देखा होगा एफिडेविट का सहारा लेकर ही परिवाद दाखिल किया जाता है। उसके बाद अगर हम साक्ष्य संबंध में कौन से कथन सत्य हैं अगर हम उनको देखते हैं तो आमतौर पे किसी न्यायाधीश को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकेगा। बिल्कुल सही। बिना प्रति परीक्षा के अभियुक्त या साक्षी का कथन साक्ष्य नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। और शपथ पर दिया गया कथन मात्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तो जब हम इन सारे विकल्पों के ऊपर गौर करते हैं तो हमें यह लगता है कि ये सारे के सारे विकल्प भी अपनी जगह पर पूर्ण रूप से सत्य हैं। इसके बाद अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय की बात करते हैं तो यहाँ पर जूरी मेंबर्स को भी शामिल किया गया है। जो आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके अधीन जो कमिश्नर्स होते हैं उसको भी इसके अंदर कंसीडर किया गया है और जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं उसको भी इसके अंदर ही शामिल किया गया है। उसके बाद जब हम विभागीय जांचों में साक्ष्य अधिनियम के रेलेवेंसी की बात करते हैं तो आमतौर पे जो साक्ष्य अधिनियम है वो इन चीजों पर अप्लाई या लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल आपका और आता है कि आ की मृत्यु बा के उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई है। बा के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के वाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो यह तथ्य कि बा उपेक्षापूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदी था, आमतौर पे यह आपका सुसंगत बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं आती हैं, तो सभी मजिस्ट्रेट आते हैं अगर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से कोर्ट के द्वारा
किसी अधिकारी को अपॉइंट किया गया है तो उसका भी जिक्र आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जो आपके मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, लेकिन जो आपके मध्यस्थ हैं इनको शामिल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम सबूत से तात्पर्य निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि सबूत का जो संबंध होता है वो साक्ष्य या परिसाक्ष्य के प्रभाव से खास तौर से ताल्लुकात रखता है। उसके बाद अगर खा की हत्या का एक अभियुक्त है तो उपयुक्त विचारण के लिए कौन से विवादक तथ्य हैं कि का ने खा की मृत्यु कारित की है, ये अपने आप में एक विवादक तथ्य है। का ने खा को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया, या का को खा के द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया, ये भी हो सकता है। और खा की हत्या के लिए का के पास एक पर्याप्त आश्रय था। तो अगर हम इन तीनों बहुविकल्पियों पे विचार करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये तीनों भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं, तो आमतौर पे जो विवादक तथ्य होते हैं जिनके आधार पर वाद का निर्णय होता है, ये भी आपका सत्य है। सुसंगत तथ्य किसी अधिकार का एक आवश्यक तत्व नहीं होता है, ये भी सत्य है। और सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो तीन विकल्प दिए हैं ये भी अपने आप में पूर्ण प्रमाणिकता को लेकर चलते हैं। इसके बाद अगर हम एक प्रॉब्लम की बात और करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि का पर खा की हत्या का आरोप है और का के द्वारा उसको इनकार किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ परिस्थितियां हैं जिसके बारे में आपको विश्लेषण करना है कि का की खा से शत्रुता थी क्योंकि वह उसकी स्त्री से अवैध संबंध रखता था, ये हत्या का एक मोटिव बन सकता है। हत्या से थोड़ी देर पहले का खुला चाकू लिए गुस्से में खा के मकान की तरफ जा रहा था, यह भी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट रखता है। थोड़ी देर पहले का ने गा से कहा था कि वह खा से बदला लेगा, यह भी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट रखता है। और हत्या के कुछ समय पश्चात का फरार हो गया, यह भी अपने आप में एक वैलिड पॉइंट रखता ही है। ठीक है। उसके बाद यहां पे जब हम बात करते हैं कि का खा की हत्या के लिए विचारण होता है, अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि सुसंगत तथ्य क्या है। खा जानता था कि का ने गा की हत्या की है, ये अपने आप में एक सुसंगत तथ्य है। खा ने का से धन जबरदस्ती वसूल किया, ये भी अपने आप में एक सुसंगत तथ्य है। इसके अलावा का ने खा की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, यानी कि वो उसको पब्लिक डोमेन में उन सारी जानकारियों को लाना चाहता था, ये भी अपने आप में एक सुसंगत तथ्य है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो जो आपके मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द होते हैं ये आपके दस्तावेज की परिभाषा के दायरे में आते हैं। जो आपके मानचित्र या रेखांकन होते हैं ये भी आपके दस्तावेज के परिभाषा के दायरे में आते हैं। इसके अलावा जो आपका धातु पत्र या शिला का उत्कीर्ण लेख होता है ये भी आपका एक प्रकार से दस्तावेज के दायरे में आता है। और इसी तरीके से जो शब्द उच्चारित किए जाते हैं और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का उपहास करना है, आमतौर पे ये आपका दस्तावेज के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आता है। इसके बाद यहां पर एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि यूजुअली सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं किंतु सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं, क्या ये कथन सत्य है या नहीं? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आमतौर पे जो सुसंगत चीजें होती हैं या आमतौर पे जिन चीजों को हम एडमिट करते हैं उसको तो हम सुसंगत का दर्जा दे देते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी आवश्यक नहीं है कि जो तथ्य या जो चीजें आपकी सुसंगत है उसको ग्राह्य की परिभाषा के दायरे में लाया जाए। इसके बाद अगर आप शासर शूटिंग द्वारा बा की मृत्यु के कारण हत्या के लिए विचारित है तथा यह कि आ लोगों पर उनकी हत्या के आशय से शूटिंग करने का आभासी था, तो यह अपने आप में एक प्रकार का विसंगत तथ्य है, क्योंकि इस आधार के ऊपर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर कदापि नहीं पहुंचा जा सकता है। उसके बाद अगर हम साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो साक्ष्य को विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम साक्ष्य को ही पेश किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और इस आधार पे इनके दोनों विकल्प अपने आप में सही बैठते हैं। उसके बाद जब हम पारिस्थितिक साक्ष्य तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक तत्वों की बात करते हैं तो आमतौर पे परिस्थितियों की प्रकृति व प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए। ठीक है। समस्त परिस्थितियां मिलकर अभियुक्त के अपने से संबंध होनी चाहिए। परिस्थितियां पूर्ण रूप से
स्थापित होनी चाहिए और आमतौर पे ये तीनों विकल्प आपके पूर्ण रूप से बिल्कुल सही हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि किसी तथ्य को साबित हुआ कहा जाएगा, जबकि न्यायालय उसके बारे में क्या निष्कर्ष देता है, जब उस तथ्य के अस्तित्व का पूर्णतया विश्वास करता है या जब पूर्णतया विश्वास नहीं करता है या फिर भी उसके अस्तित्व की अधिक संभावना को मानता है, तो ये दोनों फैक्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि नासाबित से क्या तात्पर्य है, तो आमतौर पे न्यायालय के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि तथ्य का अस्तित्व है ही नहीं, या जब हम इसको किसी प्रूडेंट पर्सन के सामने रखते हैं तो वो भी इस बात को लेके आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो हम इसको न साबित की कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है, से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वो तथ्य न साबित है, क्योंकि जब न्यायालय को ही यह विश्वास है कि उस तथ्य का अस्तित्व ही नहीं है, तो आमतौर पे उसको न साबित की परिभाषा के दायरे में ही रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहां से सवाल आपसे पूछे जाने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, क्योंकि आमतौर पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित दो आपके टर्मिनोलॉजी हैं, जिसके अंदर पहला है प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस वल्ली और दूसरा है प्रिजम्प्शियो ह्यूमरिस वल्ली। ये दोनों चीजें आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद एक मैग्जिम्स है, आमतौर पे हम इसको देखते हैं आर्मेनिया प्लेसुमंटर राइट इज एक्टा। जब इस सूक्ति का अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये कहता है कि सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना नितांत आवश्यक है। उसके बाद जब एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही उसे हम साबित मानते हैं, ना ही उसे हम ना साबित मानते हैं, तो आमतौर पे हम लोग उसको यही मानते हैं कि वो साबित नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम न्यायालय से बात करते हैं तो यहां पर आपको न्यायाधीश भी देखने को मिलते हैं और हर वो व्यक्ति जो कि कोर्ट के द्वारा अथॉराइज्ड किया गया है एविडेंस को लेने के लिए, लेकिन जो मध्यस्थ है उसको इस कैटेगरी से बिल्कुल बाहर रखा गया है। इसके बाद जब यहाँ पे हम बात करते हैं दस्तावेज की, तो यहाँ पर आपको मानचित्र देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको व्यंग्य चित्र भी देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लकड़ी का एक तख्ता भी मिलेगा जिस पर कि दूध वाला खांचा बनता है, और आमतौर पे ये सारी चीजें आपके दस्तावेज के ही दायरे में आती हैं। उसके बाद जब हम निश्चायक सबूत को बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको धारा 4 के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम विधि की अखंडनीय उपधारणा से संबंधित प्रावधानों का जिक्र करते हैं तो आमतौर पे ये आपको क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों के अंदर देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें उपधारणा या चाहे हम बात करें निश्चायक उपधारणा के संदर्भ में। उसके बाद जब हम विवादक तथ्य की बात करते हैं तो आमतौर पे ये धारा 3 के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग फैक्ट इन इश्यूज के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो निश्चायक सबूत के संबंध में जो कॉन्सेप्ट आपके सही हैं, आमतौर पे न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य को सबूत मानेगा और उसे न साबित करने के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा बिल्कुल भी नहीं देगा। हालांकि यहाँ पर बाकी के जो स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सबसे प्रामाणिक स्टेटमेंट आपका यही मानता है, क्योंकि पहले क्लॉज में ये कहा गया है कि जहां न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करता हो, ये आपका गलत है। वे सबूत जो निर्णय के लिए आवश्यक हो, इसका पता तो निर्णय होने के बाद ही चलता है, और निश्चायक सबूत को न साबित करने के लिए साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना। तो जो विकल्प सी हमको देखने को मिलता है, आमतौर पे इसके अंदर तीनों कॉन्सेप्ट आपको यूजुअली नजर आते हैं। इसके बाद एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है, यूजुअली ये आपका केस है कि खून के दाग तथा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपका केस लॉज कौन सा है, तो ये केस लॉज आपको देखने को मिलता है बी बनाम अटॉर्नी जनरल। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ऑटोमेटिक कैमरा की बात करते हैं तो ये रेक बनाम डॉटसन के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद जब हम टेप रिकॉर्डर केस की बात करते हैं तो आमतौर पे ये चीज़ आपको यूसुफ अली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और उसके बाद जब हम हैंडराइटिंग की बात करते हैं तो आमतौर पे ये आपको स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस छोटे लाल पटनी के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ